मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सवादी नारीवाद, इसको समझने से पहले आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वामपंथी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, इन शब्दों के बेसिक डिफरेंस आप समझते होंगे। फिर भी मार्क्सवादी एक ऐसी विचारधारा है जहां पर निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। मार्क्सवादी विचारधारा में सभी चीजों को लेकर एक सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी चीज का कोई मालिक एक नहीं है, एक समाज ही पूरा, कोई भी प्रॉपर्टी होगा, कोई भी चीज होगा तो एक समाज ही उसका पूरा मालिक होगा। लेकिन पूंजीवादी विचारधारा में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, निजी संपत्ति का कुछ भी है तो उसका मालिक कोई एक है, उसकी जवाबदेही किसी एक आदमी पर तय है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी पहले, तो ट्राइबल सोसाइटी बहुत ही इगैलिटेरियन थी मतलब कि कह लीजिए महिला और पुरुष दोनों का दर्जा बहुत ही बराबर था। तो जब कोई चीज बदलाव समाज में आता है तो उसका बदलाव आपके परिवार में भी आता है। उदाहरण के तौर पर धीरे धीरे आजकल पूरी अर्थव्यवस्था ही पूंजीवादी मार्ग पर बढ़ चुकी है। तो पूंजीवादी मार्ग पर बढ़ने के कारण आप देखेंगे कि आज से 10-15 साल पहले ही परिवार जो है जॉइंट फैमिलीज होती थी। सभी परिवार के लोग सामूहिक तौर पर रहते थे, सामूहिक तौर पर खाते थे, एक जगह घर में किचन होता था, खाना बनता था। लेकिन आजकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होने के कारण परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मालिकाना हक जो है बहुत ज्यादा आजकल जो है प्रश्न में आ गया है, पॉइंट ऑफ कंसर्न हो गया है कि किस चीज का मालिक कौन है। तो ये सारी चीजें जो निजी संपत्ति की बात आती है पूंजीवादी विचारधारा से आती है। तो समाज में यही जो बदलाव हुआ ना मालिकाना हक को लेकर, तो वहां पर एक विशेष विचारधारा के लोग ऐसा कहते हैं कि यह बदलाव होने के कारण नारी का शोषण होने लगा। तो यही जो सामूहिक से निजी संपत्ति को लेकर जो बदलाव आया उसी को मुद्दा बनाते हुए ये थ्योरी दी गई है, मार्क्सवादी नारीवाद की थ्योरी, जिसको देने वाले हैं फ्रेडरिक एंजल्स। अब देखने की बात यह है कि बात तो हो रही है मार्क्स की थ्योरी की, नारीवाद की, लेकिन कहा जा रहा है कि थ्योरी ने दिया फ्रेडरिक एंजल्स ने। इसका रीजन ये है, मार्क्स ने कभी भी नारीवाद पर कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं दिया। मार्क्स ने सिर्फ एक विचारधारा दी, एक कह लीजिए संपत्ति का कॉन्सेप्ट दिया, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि निजी क्या है, सामूहिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट दिया। तो मार्क्स की जो राइटिंग रही है, जो उनका जो एक लेख रहा है, उसी लेख के माध्यम से फ्रेडरिक एंजल्स ने इस थ्योरी को मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सवादी नारीवाद के थ्योरी को दिया और कहा कि जो ओरिजिन है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वहीं से जो है इनइक्वालिटी बढ़ी, आपस में असमानता बढ़ी। और उस सोसाइटी में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, निजी संपत्ति नहीं था, तो एक मैन का वर्ग और एक वुमेन का वर्ग दोनों जो है किसी एक सामूहिक काम को सामूहिक तौर पर कर रहे थे। तो दोनों बराबर थे, दोनों का जो सामाजिक ओहदा था, दोनों का जो सामाजिक स्तर था वो सेम था। उदाहरण के तौर पर आजकल देख लीजिए होता क्या है कि पुरुष जो है बाहर काम करने जाता है, घर पे ऑफिस में जाता है, कहीं बाहर जाता है काम करने, तो हम उसको ज्यादा वरीयता देते हैं। कोई महिला है सिर्फ घर में रहकर काम करती है, तो जो उसका लेबर है ना उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं, जो उसका श्रम है उसके प्रति हम आदर नहीं रखते हैं। महिला के काम को छोटा मान लिया गया कि पुरुष बाहर जाके पैसा कमा के लाता है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इसी बात पर मार्क्सवादी नारीवाद विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि ऐसा महिला का पतन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी, जो मालिकाना हक थी, वो निजी हो गई। निजी हो गई तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन हुआ? पुरुष हुआ। ये कहा गया कि एक लड़का है, एक व्यक्ति है, पुरुष है, उसका बेटा जो है प्रॉपर्टी का मालिक होगा, उसके बाद उसका बेटा प्रॉपर्टी का मालिक होगा। और महिला क्या हुआ? महिला का रोल यहाँ पर डिटोरिएट हो गया, उसका महिला के जो अधिकार थे वो खत्म हो गए, सब कुछ जो है पुरुष के लीनिएज पर और पुरुष के ऊपर डिपेंड करने लगा। तो इसी कारण से नारी का जो शोषण हुआ और इसी बात निजी संपत्ति पर जो नारीवाद की थ्योरी दी गई है वही है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इसी बात को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आती है। यह कहा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, एक घर के अंदर ही पुरुष और नारी के बीच में जो रिश्ता है
वो इकोनॉमिक आधार पर हो गया, मतलब कि कह लीजिए किसी अधिकार, किसी संपत्ति, उस भावना पर हो गया। और सोसाइटी में जो महिला का, लेबर का, जो उसका श्रम था, उसका वैल्यू एकदम जीरो हो गया। देखिए, कहा जाता है कि ऐसा, इसमें देखने की बात यह है कि हो सकता है कि किसी संपत्ति की मालिक महिला हो। बहुत से ऐसी जगह मिलेंगे, बहुत से ऐसे घर मिलेंगे कि संपत्ति का मालिक महिला तो है, लेकिन मार्क्सवादी लोग कह रहे हैं कि संपत्ति का मालिक होने से महिला का अधिकार नहीं आ रहा है। उस संपत्ति को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपको अक्सर ऐसे परिवार देखने के लिए मिलेंगे जहां पर प्रॉपर्टी के पूरा पूरा मालिक महिला है, लेकिन प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है कोई और पुरुष। जहां पर महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब महिला ओन तो कर रही है लेकिन कंट्रोल नहीं कर रही है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक महिला के विकास में रोड़ा बन रहा है। तो कहा जा रहा है कि लिंग के आधार पर पुरुष और महिला कानूनी रूप से तो बराबर हैं, मतलब कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर यह कह दिया गया है कि महिला और पुरुष बराबर हैं। आप हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर महिला और पुरुष बराबर हैं, दोनों का अधिकार बराबर है। लेकिन रियल लाइफ में जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, जो संपत्ति का मालिकाना हक है, उसमें औरत कहीं स्टैंड नहीं करती है। और इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि अगर औरत उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी है, तो भी देखेंगे आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलेगा कि जो उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल है वो औरत के पास नहीं होता है। और एक पूंजीवादी समाज में औरत सिर्फ और सिर्फ जो है, उसको हम एक ऐसा जॉब दे दिए हैं जो केयर गिविंग जॉब है। केयर गिविंग जॉब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वो नर्स है, वो किसी ऑफिस में सेक्रेटरी है, उसको हम मेन ओहदे पर नहीं आने दे रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कैपिटलिज्म है, मार्क्सवादी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पूंजीवाद है, ये पूरा पूरा पूंजीवाद नारी के शोषण पर चल ही रहा है। उदाहरण के तौर पर कि पुरुष जब जॉब करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है बाहर, तो उसका परिवार संभाल रही है एक महिला। फिर क्या कहा जा रहा है कि पूंजीवादी समाज को, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगले एक जनरेशन के बाद फिर लेबर की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने के बाद जब अगली जनरेशन आएगी तो फिर उस कंपनी को लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लेबर फोर्स है, इसको पैदा एक महिला कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, हम महिला को इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं। और एक महिला का जो डोमेस्टिक लेबर है, जो घर में रहकर दिन भर काम कर रही है, उस लेबर को हम अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। कोई औरत है घर में खाना बना रही है, पोछा लगा रही है, तो हम क्या कह दे रहे हैं, अरे ये तो एक औरत का काम ही है, ये तो उसको करना ही चाहिए, एक औरत है तो उसको बर्तन धुलने, खाना बनाने, ये सब आना चाहिए। लेकिन वो ये सब कर रही है, तो अगर वो यही सब चीज किसी फैक्ट्री या कंपनी कहीं बाहर काम करे तो उसी काम के लिए उसको पैसा मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक तो औरत कर भी रही है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, उसके श्रम को बराबर सम्मान नहीं दे रहे हैं। और उसके जो डोमेस्टिक लेबर है उस पे हम क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजल है हमारा एक तरह का, कि हम उसको लेके हमारी विचारधारा बहुत ही आशावादी नहीं है कि हमको उसको बराबर से पैसा देके, पेमेंट करके एक बराबर का अधिकार देना चाहिए। सिंस इस थ्योरी को खुद मार्क्स ने तो दिया नहीं है, मार्क्स की जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा से हमने इस थ्योरी को डिराइव किया है। तो इस पे अलग अलग जो मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उस पे भी अलग अलग अपना मत रखा, अलग अलग पर्सपेक्टिव रखा कि कैसे कैपिटलिज्म, कैसे पूंजीवाद जो है इन महिलाओं का शोषण जो है एकदम कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो महिला है ना, उसको क्या किया गया, एक रिजर्व लेबर के तौर पर रख लिया गया है। मतलब कि पहला पर्सपेक्टिव ये दिया जा रहा है प्रोडक्शन के तौर पर, प्रोडक्शन में महिला का क्या रोल है, उत्पादन में उसका क्या रोल है। उदाहरण के तौर पर इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जब पुरुषों की संख्या कम हो गई, पुरुष जब युद्ध में जाने लगे, उनकी काफी ज्यादा मौत होने लगी, तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ना, वहां पर क्या किया गया, कंपेंसेटरी तौर पर महिलाओं को बुला लिया गया काम करने के लिए। लेकिन समय के साथ जब महिलाओं की वहां जरूरत कम होने लगी, तो वापस से महिलाओं को कहा गया कि तुम जाके घर का काम करो। तो एक महिला जो ऑलरेडी फैक्ट्री में या बाहर काम कर चुकी है, उसको वापस उसके वर्क को वैल्यू न देना और उसको वापस घर पे भेज देना काम करने के लिए, ये एक गलत है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि एक औरत का जो डोमेस्टिक वर्क है, जो घर का भी काम है, उसको एक तरह से वो उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं, और उस बात पे लोगों का नजर डलवा रहे हैं कि देखिए कैसे एक महिला का शोषण हो रहा है, और किस तरह एक महिला जो हाउस होल्ड वर्क कर रही है, जो घर का काम कर रही है, वो एक पुरुष जब जाके एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो एक पुरुष के परिवार को सपोर्ट कर रही है एक महिला ही। तो पूंजीवादी समाज के निर्माण में उस महिला का एक बहुत बड़ा रोल है। और उसी फैक्ट्री, उसी पूंजीवाद समाज के लिए यह महिला कल को किसी एक बच्चे को जन्म देगी, जो उसी फैक्ट्री में जाके काम करेगा। लेकिन हम उस महिला के महत्ता को कम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन को लेकर जो ये कहा गया कि महिला का रोल जो है
कैसे इसमें यहाँ पर फिर से डिटोरिएट हो रहा है। ये कहा गया कि पहले तो महिला को हमने ऑब्जेक्टिफाई किया, मतलब समय के साथ उसका जो समाज में ओहदा था पहले तो हमने उसको नीचे कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे, एक संपत्ति की तरह कि दहेज में उठा के दूसरे को दे दिया, कुछ कर दिया, तो उसको एक हम संपत्ति की तरह ट्रीट करने लगे। तो उसको संपत्ति की तरह ट्रीट करने से क्या हुआ, पहले तो जो उसका ही अपने शरीर पर नियंत्रण था, पहले तो सबसे पहले वो खोया। जैसे मान लीजिए एक महिला का कम उम्र में विवाह कर दिया गया, दूसरे किसी बड़े पुरुष को दे दिया गया उसको, तो जो उसका उसका शरीर है, उसका जो बॉडी है, उस पर कंट्रोल है। पहले तो उसका रिप्रोडक्टिव वर्थ एकदम कम हो गया, क्योंकि मान लीजिए उस महिला से कोई पुरुष के माध्यम से अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो ये कहा गया कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो भाई वो प्रॉपर्टी है उस आदमी का। तो कहने का मतलब फिर महिला का रोल क्या हो गया कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको ले आए और एक पुरुष के साथ उसका संबंध हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जो है पुरुष का हो गया, मतलब वो बच्चा, उस बच्चे का आगे नाम जो है पुरुष के नाम पर बढ़ रहा है। तो इन सब के बीच में महिला क्या हो गई, महिला बस एक ऑब्जेक्ट हो गई जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो यही जो रिप्रोडक्शन को लेकर नारीवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म के आने से पहले, पूंजीवाद के आने से पहले भी महिला का शोषण हो रहा था। पैट्रियार्की के फॉर्म में जो ओल्ड सिस्टम था उसमें भी महिला का शोषण हो रहा था। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, मोनोगैमी ये सब नहीं था, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब युद्ध होता था तो महिलाओं को एक्सचेंज कर लिया जाता था, कस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, इन सब चीजों में महिलाओं का जो दर्जा है वो दोयम रखा गया। तो वो ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है पूंजीवाद और जो है निजी संपत्ति की बात आई तभी महिला का शोषण हो रहा है, और पैट्रियार्की के तहत भी जो है पहले से ही महिला का शोषण हो रहा है। तो इसी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के नारीवाद की बात को लेते हुए डेल्फी और मिशेल, दो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक महिला का उत्थान तभी होगा जब महिला जो है, जो उत्पादन की जो व्यवस्था है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें महिला का रोल रहेगा। कि किसी चीज का निर्माण हो रहा है या किसी किसी संपत्ति का जब जन्म हो रहा है या किसी संपत्ति का जब मालिकाना हक आ रहा है, तो उसमें एक महिला का रोल है। तो क्रिस्टीन डेल्फी आर्ग्यू करती है कि रिलेशन विद इन द हाउस होल्ड आर पैट्रियार्कल एंड मेन सिस्टम एक्सप्लॉइट एंड बेनिफिट फ्रॉम वुमेन्स लेबर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो एक पुरुष का जो काम करने का तरीका है ना, उसमें वुमेन्स का जो लेबर है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, और जो वुमेन का एक जो श्रम है जिसके लिए हम उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए हम उसको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कैपिटलिज्म को, वो पूंजीवाद को बाद में बेनिफिट कर रहा है, उससे पहले वो पुरुष को बेनिफिट कर रहा है। कहने का मतलब वो यह कह रही है कि पूंजीवादी समाज को यह कहना कि वो एक महिला का शोषण करके लाभ उठा रहा है, उससे पहले एक पुरुष है जो महिला के लेबर का इंस्टेंट लाभ उठा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक महिला, मान लीजिए एक बहुत ही बड़े कैपिटलिस्ट, एक रिच आदमी से, एक रईस आदमी से एक महिला का शादी तो करा दिया गया, तो चलिए ये हो गया कि महिला जो है उस प्रॉपर्टी की, कह लीजिए कि केयर टेकर में आ गई, ठीक है, महिला उस प्रॉपर्टी के मालिक में आ गई एक तरह से। लेकिन महिला को कानूनी तौर से मालिक तो हम मान रहे हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और औरत के जो घर का काम है वो कहा जा रहा है कि एक तरह से पुरुष के प्रति ही समर्पित है, और औरत जो भी कुछ घर में कर रही है उसके जॉब का हमारे पास कोई फिक्स डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो कर क्या रही है। वो हो सकता है दिन भर भी काम कर रही है, उसके बाद भी शाम को हम उसके काम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसके लिए उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि जूलियट मिचेल क्या कहती हैं। इनका ये कहना है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को लेके कि ये जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना आप, इनको पूरी तरह हम जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं एक नारी के शोषण के लिए। ये कह रहे हैं कि एक नारी का शोषण हो रहा है 4 अलग अलग लेवल्स में, एक तो प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में, सोशलाइजेशन में, सेक्सुअलिटी में। फिर ये कहती हैं कि महिला का जो शोषण है वो सेक्सुअल आधार पर नहीं हो रहा है, मतलब कि पुरुष और महिला के आधार पर सिर्फ नहीं हो रहा है, उसको किस तरह का काम दिया गया है उस आधार पर हो रहा है। कि मतलब कहा जा रहा है कि पूंजीवादी समाज में महिला को एक ऐसा काम दे रहे हैं जो बेसिकली सर्विस बेस्ड है, सेक्रेटरीज हैं, नर्स हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें जो महिला है उसको हम वोकेशनल कोर्सेज दे रहे हैं, जैसे कि टेलरिंग का काम दे रहे हैं उसको, सिलाई बुनाई का, ब्यूटी ट्रेनिंग का काम दे रहे हैं। हमने क्या कर दिया, महिला के प्रति एक भावना बना ली कि एक महिला है वो टीचर है, एक महिला है जो बैंक में काम कर रही है, एक महिला है जो नर्स है, एक महिला है जो सेक्रेटरी है। तो महिला का जो काम है, महिलाओं को कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, स्टेरियोटाइप कर दे रहे हैं। और जो रिप्रोडक्शन है एक महिला का सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड रेयरिंग, चाइल्ड बियरिंग तक रह जा रहा है, भरण पोषण, एक तरह से सहनशीलता,
पालन पोषण, एक बच्चे को लेकर जो है एक उसको बड़ा करने तक ही जो है भरण पोषण तक हम उसको सीमित कर रहे हैं। और एक औरत को उसकी इच्छा के बिना भी उसको मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे पालने के लिए, काम करने के लिए, एक विशेष प्रकार का काम देने के लिए उसको हम जाने अनजाने में कंपेल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इस पे अलग अलग आलोचनात्मक मत क्या है। देखिए, ये कहना कि एक वुमेन, एक औरत सिर्फ इस सिस्टम की पैसिव रिसीवर है, ये गलत होगा। मतलब कि एक वुमेन सिर्फ सबमिसिव पोजीशन में है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक वुमेन जो है उस सिस्टम में एक्टिवली एंगेज भी कर रही है। मतलब कहा ये जा रहा है कि जो वुमेन का शोषण है, जो नारी का शोषण है, उसको मार्क्सिस्ट लोग एकदम जनरलाइज कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक औरत को ये कहा जाए कि नहीं, उसको हम कंपेल कर रहे हैं नर्स बनने के लिए, उसको हम कंपेल कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। इस बात को जनरलाइज करना पहले तो गलत है। हो सकता है कि बहुत सी ऐसे औरतें हों जो एक्टिवली उस काम में पार्टिसिपेट करना चाहती हों, वो चाहती हों वो चीज करना। ये क्यों कहा जा रहा है कि हर चीज एक औरत को पूंजी के या पैसे या क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शोषण की भावना से देखा जा रहा है और इस वजह से उनसे करवाया जा रहा है। तो दूसरा एक परिप्रेक्ष्य हो गया ये। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि वो सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं है किसी सिस्टम की। ऐसा नहीं है कि उस सिस्टम में उनको निचले दर्जे पर रख दिया गया है और सिर्फ जो सिस्टम में बच रहा है या जो मिल रहा है सिर्फ वही उनके हिस्से में आ रहा है। ऐसा नहीं है। वो उस सिस्टम की एक हिस्सेदार भी हैं और वो इक्वली उस सिस्टम में कम या ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हर जगह शोषण ही नहीं हो रहा है। ये कहना कि हर बात को क्लास के मसले से कंपेयर कर देना कि कोई भी है, कोई भी चीज है तो शोषण का जरिया सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक आधार ही है, इस तरह का कंपैरिजन जो है गलत होगा। दूसरा चीज ये कि पूरा का पूरा जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की विचारधारा है वो केवल और केवल सोशल इशू, सामाजिक जो रोड़े हैं एक औरत के उत्थान के रास्ते में, एक औरत के प्रगति के रास्ते में, केवल सामाजिक रोड़े पर फोकस कर रही है। केवल समाज को एज अ होल हर बात को लेके जनरलाइज कर दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग औरतों के कुछ अपने निजी जीवन में भी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, उनके अपने अलग इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं उनके शोषण के लिए। ओवरऑल मार्क्सिस्ट थ्योरी को हम समराइज करें तो नारीवाद का एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण इन्होंने दिया है। पूरा एक सोशल सिचुएशन बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से इन्होंने कवर किया है और उसकी नींव रखते हैं एंजल्स की थ्योरी से। हमें जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट नारीवाद के बारे में जो है पता चलता है और उसमें उन्होंने दिखाया है किस तरह निजी संपत्ति, किस तरह सामूहिक संपत्ति, किस तरह जो है एक जो इगैलिटेरियन ट्राइबल सोसाइटी थी, किस तरह जब वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ा और किस तरह एक महिला जो है जब उस इगैलिटेरियन ट्राइबल सोसाइटी में उसका इक्वालिटी, उसका दर्जा बराबर का था, कैसे वो निचले पायदान पर पहुंच गई और सिर्फ वह एक शोषण का जरिया बन गई। और जैसा कि एक पूरे मार्क्सिस्ट विचारधारा पर ये आरोप लगता रहा है कि मार्क्सिस्ट विचारधारा पेपर पर सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, मार्क्सिस्ट विचारधारा पर आरोप लगता है कि प्रैक्टिकल उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसकी फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है। तो यही सब आरोप जो है मार्क्सिस्ट नारीवाद वाले विचारधारा पर भी लगता है कि जैसा कि ये लोग कहते हैं कि जो करंट पूंजीवाद, जो करंट अर्थव्यवस्था का जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम बना हुआ है उसको पूरा चेंज करके एक पुराने जो है सिस्टम में ले जाया जा सकता है जहां पर वुमेन का जो लेबर है उसकी अहमियत सडनली बढ़ जाए। तो ये क्रिटिक्स कहते हैं कि बहुत ही यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जो है जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है कहीं ना तो कहीं उस पे भी यही बात लागू होती है मार्क्सिस्ट नारीवाद पे कि इसको प्रैक्टिकली एकदम लागू करना या इम्पोज करना, उस नजरिए से देखना कि ये लागू हो पाए, पूर्ण रूप से संभव नहीं है। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स दिए होंगे, आप सब में जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, इसमें सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Bytes. Stay tuned. Stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.